तब अमरिंदर भैया कैसे हैं आप? मस्त है। बढ़िया हैं। तो मैं इनको भैया इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सालों से मैं इनको यहाँ जानता हूँ। मुंबई में मैं जब से आया हूँ और कुछ सालों के बाद इनसे मुलाकात हुई है। अच्छा गाइडेंस मिलता है इनसे, और ये मुझे लगता है ये तब से इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। मुझे लगता है मैं तब क्लास 12th या 10th में रहा हूँगा, और अच्छा खासा अनुभव है इनका इंडस्ट्री को लेके, अभिनय को लेके, सिनेमा को लेके, कहानी को लेके। और आज ये सारा अनुभव अपनी एक तरह से अपनी ज़िंदगी साझा करेंगे हमसे, और हम इनसे बात करेंगे आप लोग के साथ। तो क्या था, क्या ऐसा हुआ, शुरुआत कैसे हुई, मतलब कहाँ से कैसे आपकी पढ़ाई क्या हुई, और फिर अचानक से कब ऐसा मूड बना? क्योंकि हम जिस जगह से आते हैं नॉर्थ इंडिया से, वहाँ पे अमूमन होता है कि ठीक है ग्रेजुएशन हुआ, क्लास 12th हुआ, ग्रेजुएशन हुआ, उसके बाद हमें चलो ठीक है कुछ तैयारी कर लो, कोई गवर्नमेंट जॉब, मेन फोकस हमारा गवर्नमेंट जॉब का ही होता है, हमारे घर वालों का, जो हमारे पेरेंट्स। मेरा भी वैसा ही था। पापा चाहते थे कि कोई सरकारी जॉब करूं मैं। जी अगर इसमें नहीं होता तो शायद कंपटीशन का तैयारी कर रहा होता, जी तो वही करता, आईएएस का तैयारी कर रहा मैं। जी तो वो था नहीं। जी। बचपन से था कि नाचने गाने में मज़ा आता था मुझे। अरे वाह। बहुत मज़ा आता था। हाँ, बहुत बचपन सारे से। रील्स भी मैंने आपके देखे हैं। हाँ, तो रील्स तो इधर का इधर है का ना। है, हाँ, अभी बनना शुरू हुआ हाँ है रील्स। जी उस समय तो था नहीं, सिनेमा था और टेलीविज़न था जो ब्लैक एंड वाइट था उस समय। जी। तो उस समय मेरे घर पे टीवी तो था नहीं, तो खेलने कूदने में मेरा मन नहीं लगता था। हाँ बिल्कुल नहीं, कभी जाता ही नहीं था खेलने के लिए। गया भी तो ऐसे गया बच्चों के साथ, वो लोग खेल रहे हैं, मैं उनके साथ बस बात कर रहा हूँ, देख रहा हूँ। और पापा करते क्या थे कि पापा का पूरा फोकस रहता था पढ़ाने के लिए, कि पढ़ो, अब पढ़ के कोई सरकारी जॉब पकड़ लो। तो वो मुझे पढ़ने के लिए बैठा देते थे घर में, और वो खेत में चले जाते थे या जो भी काम होता था करने के लिए चले जाते थे। तो मैं क्या करता, पढ़ते पढ़ते मैं एक छोटा सा आईना रखता था, एक छोटा सा आईना था तो अपने पास रखता था मैं, और उसमें देख के और अपने आप को देखता था कि मैं, और कुछ कुछ गाना गा लिया या कुछ कर लिया, कान में कुछ पहन के देख रहा हूँ कि अच्छा कैसा लग रहा है। तो इस तरह से चलते रहता था। कुछ टेबल ले लिया, उसको बजा रहा हूँ। मैं सुरीला था तो गाना गाता था मैं। तो उस समय कुमार सानू का गाना और उदित नारायण जी का गाना पूरा पिक पे था उस समय। तो उनका गाना मैं बहुत गाता था, जो भी गाना आता था तो विविध भारती पे उसको मैं एक दिन में तो गाना पूरा लिख नहीं पाता था, तो जब ये इंतज़ार करता था कि ये वाला गाना नया आया है तो इस गाना को मुझे याद करना है, तो कॉपी और पेन लेकर मैं बैठ जाता था, और 3 या 4 दिन लगते थे उस पूरा गाना को लिखने के लिए, क्योंकि तो रिवाइंड करके मैं लिख नहीं सकता था। अब इंतज़ार करना पड़ता था कि दोबारा ये गाना कब आएगा। तो ऐसे करके फिर गाना को मैं याद करता था, और फिर गाना याद करने के बाद फिर दोस्त यार के बीच में जाकर परफॉर्म करता था, मैं गाना गाता था। तो ये मेरे अंदर बचपन से था, और हमारे घर में ये आर्ट का कोई माहौल था ही नहीं, बस पढ़ना है, खेती गृहस्थी। मेरे अंदर पता नहीं कहाँ से आया ये, लेकिन ये था। मेरी माँ गाना वाना गाती थी, तो मुझे लगता है कि शायद वहीं से आया है, वहीं से आया है। तो मेरे गांव में नाटक हुआ करता था, तो जब मेरा मन हुआ नाटक करने का तो वो लोग बंद कर चुके थे। किसी का जॉब लग गया, कोई बिहार पुलिस में चला गया, कोई बाहर शहर में काम करने चला गया, तो बंद हो गया। तो मेरा बड़ा मन होता था कि अगर यार नाटक होता ना तो मैं नाटक करता। तो मैं क्या करता था कि हमारे यहाँ छठ पूजा हुआ, अनंत पूजा होता था, एक बहुरा होता था, मतलब जितने जो लोकल पूजा पाठ होते थे या फंक्शन होते थे, उसमें मैं अपने स्कूल के जो नाटक होते थे सिलेबस में, छोटे छोटे नाटक होते थे, तो उसको मैं सोचा कि इसको करता हूँ मैं, ठीक है। तो 2-3 अपने दोस्त यार को इकट्ठा किया कि भाई करो ना, तो कोई तैयारी नहीं होता था। हम बोलते थे ठीक है, तो मैं चोर बन जाऊँगा और तुमको कृष्ण भगवान बना दूँगा, तुमको पुलिस बना दूँगा, और मैं चोर बन जाऊँगा। तो ऐसे ऐसे करके 2-3 बच्चों को तैयार करता था, और वो सारा था मेरा, उसी में पर्दा वगैरह लगा के, और
बाहर चटाई बिछा देता था और मेरे घर के आस पड़ोस के चाची भाई बहन ये लोग 4-5 लोग बैठ जाते थे जी। और लालटेन पे हम नाटक करना शुरू किए बचपन में। लेकिन मज़ा नहीं आता था, हमको चाहिए था मेरे गांव में बड़े लेवल पे नाटक होता था। मतलब कई गांव के लोग आते थे, दूर दूर से आते थे, बड़े लेवल पे होता था। वो लोग 16 नाटक किए थे वो लोग। तो ये सब देख के मेरे अंदर था कि मैं भी करूँगा, तो नहीं हुआ। तो एक बार लौ कुश कांड कर रहा था सब मेरे गांव में, तो मेरा मन हुआ कि मैं करूँ, तो मुझे दिया ही नहीं कोई भी। तो पापा से मैं बोला कि मुझे भी करना है। तो बात किए पापा कि अरे मेरे बेटे को भी दे दो भाई, दे दो सन। भोजपुरी में बात किए वो। तो हमको सैनिक का काम मिला। सैनिक का। हाँ, कुछ था नहीं वहाँ पे। तो सैनिक के लिए उसमें तीर धनुष चाहिए था। तो मेरे पापा बसवारी में गए, बगीचे में जाके बांस काट के लाए, तीर और धनुष बनाए मेरे लिए। और फिर मैं जाके उसमें खड़ा रहता था। तुम करने को कुछ था नहीं। तो मैं बोला कि अरे यार क्या करूं। वो बच्चा था मैं स्कूल में पढ़ रहा था उस समय। तो उस समय शराबी का गाना एक याद किया था मैं। तो वो शराब पी के अमिताभ बच्चन जो गाना गाया, तो मैं ज़बरदस्ती घुस गया बोतल लेके हाँ। और गाना बजवा दिया मैं। हाँ। मैं जिद पे उतर गया कि गाना चाहिए हमको नाचना है। हाँ। तो ऐसे ऐसे करके मेरी गांव में शुरुआत हुई हाँ, थी। एक बीज पनपा। एक बीज पनपा था। बचपन में बैंड बाजा जो बारात उरात होता था, उसमें मुझे गांव वाले ये अच्छा नाश्ता है, इसको आगे कर दो। आगे कर देते थे। तो हम नाचते थे। पापा बोलते भी थे कि काहेला नाचे लो, हाँ। हाँ। नानू नाचे के लोग शिकायत न करी। हाँ। तो हम बस हंस के निकाल देते थे। पापा मतलब सपोर्ट करते थे। सपोर्ट ये- तो उस लेवल का था, समझिए कि वो पहला धनुष और तीर, हाँ हाँ, मतलब वो अब कह सकते हैं कि अभिनय का बाण अगर कह सके तो बिल्कुल, उन्होंने बिल्कुल। छोड़ा, बिल्कुल बिल्कुल वो आपको शस्त्र बना के दिए। बिल्कुल बिल्कुल। वो जी। बहुत सपोर्ट किए वो। जी। और पूछिए। हाँ। तो फिर आपने कहीं से मतलब ऐसे प्रोफेशनली कहीं से किसी स्कूल से, ड्रामा स्कूल से कहीं से ऐसा कुछ नहीं, ट्रेनिंग लिया? मेरा मन था क्योंकि जितने सेलिब्रिटी लोग हैं, मतलब मनोज जी का मैं फ़ैन रहा हूँ। तो हर इंटरव्यू में मैं 50 बार बोला हूँगा। और वो भी आपके बारे में बात करते हैं? वो भी मेरे बारे में बात किए बहुत जी। सी। तो रीज़न था कि वो एक तो मेरे होम डिस्ट्रिक्ट के थे, वो मेरे शहर के थे। तो उनको देख के लगा कि मतलब मैं भी उसके बाद मतलब ये हुआ ना कि फिल्म का उस समय तक कुछ ऐसा नहीं था कि फिल्म में जाना है। लेकिन वो रामायण और महाभारत का जो दौर था, उसी दौर में रामायण महाभारत देखते वक्त फूल और कांटे आया था। हाँ, और पहली बार मैं गाना देखा अजय देवगन जी का। वो बाइक पे चल रहा है और गाना गा रहा है। कहा कि अरे यार ये तो मेरी तरह लग रहा है, ये तो मैं ही हूँ। कॉपी लगती थी मैं, मुझे लगा कि अजय देवगन मतलब मैं ही हूँ। मैं भी वैसे ही काला था, वो भी काले थे। और वैसा ही था, बहुत हैंडसम वो भी नहीं लग रहे थे, हम भी नहीं लग रहे थे। तो खैर वो हैंडसम है। तो उसके बाद से लगा कि नहीं, मुझे भी फिल्म में जाना है। तो उस समय तो कुछ पता नहीं था कैसे जाते हैं, क्या करते हैं। तो फिर मनोज जी का इंटरव्यूज़ वगैरह मैं उनको फॉलो करना शुरू कर दिया। उनके छोटे छोटे जितने कैरेक्टर्स किए हैं फिल्मों में, सब कुछ मैंने देखना शुरू किया, उनके बारे में पता करना शुरू किया, कैसे क्या किए हैं, कहाँ से गए हैं। तो ऐसे करके मेरे अंदर भी कॉन्फिडेंस आया कि मैं भी यहाँ से जा सकती कि हूँ। भाई आपके एरिया से अगर कोई यहाँ हाँ। तक पहुँचा तो एक पावर, एक शक्ति हाँ, उन्होंने होता- दिया मुझे, एक हाँ। एनर्जी मिला उनसे। और फिर मैं उसके बाद मैं आईएससी में एडमिशन ले लिया। और उसके बाद सोचा कि निकल चलते हैं दिल्ली। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के बारे में कई सेलिब्रिटी से सुन चुका था कि एक है संस्था है जहाँ से। ये बात कब की है? ये आपको 2005 के आसपास की। उसके बाद फिर मैं पापा से बोला कि मैं एडमिशन तो ले लिया हूँ, अब मैं दिल्ली जाऊँगा। तो
पढ़ने के लिए नहीं जाऊँगा, नाटक करने जाऊँगा। बोले ठीक है, तोहरा जोन अच्छा लगा था, तू ही नहीं समझा तारा, जा। तो मेरे गांव का कुछ लड़के दिल्ली में कापासेड़ा में फैक्ट्री में काम करते थे, तो उनसे बात किए पापा कि मेरे लड़के को लेते जाए। तो टिकट कटा दिए स्लीपर का, वो लोग स्लीपर से जा रहे थे, तो मेरा भी उन लोगों के साथ टिकट रिजर्वेशन हो गया और मैं उनके साथ कापासेड़ा वहाँ चला गया। कापासेड़ा गया तो किसी को पता नहीं मंडी हाउस के बारे में, किसी को कुछ नहीं पता था और मैं नया था, मेरे लिए इतना बड़ा शहर, मैं अकेले था वहाँ पे। ये लोग आए अपने काम में लग गए, तो वो लोग कम से कम नहीं भी तो 7 या 8 लोग रहते थे वहाँ पे, ठीक है ना। और मैं क्या किया, मैं सिनेमा का बड़ा शौकीन आदमी था, तो वहाँ सिनेमा हॉल था नहीं, तो वीडियो हॉल था वो। अच्छा। हाँ, जो वीसीआर पे चलाता था सब। तो मेरा ये एक ही काम था, ये लोग खाना बना देते थे और रख देते थे कि तुम खा लेना और फिर हम लोग आएंगे तो फिर शाम में खाना खाएंगे। तो लोग हम खा लेते थे और चले जाते थे। जितना वीडियो हॉल था सब में जाके पिक्चर देखता था। हाँ, दिल्ली का काम था। फिर वो लोग रात में आते थे, फिर हम लोग कीर्तन उर्तन गाना वाना गाते थे। 2 महीना रहा, 2 महीना तक मुझे मंडी हाउस के बारे में इन लोगों ने कुछ बता ही नहीं पाया। फिर मैं 2 महीने बाद मैं सोचा कि ऐसे टाइम निकल जाएगा, मुझे जल्दी हीरो बनना है, ठीक है। फिर वहाँ से मैं खोजते खोजते मंडी हाउस गया। मंडी हाउस जाने के बाद वहाँ जैसे तैसे कर हिम्मत नहीं हो रहा था, कैसे जाऊँ, किससे बात करूँ। फिर गया तो जाते ही मुझे एक बंदा मिला, एक गेट के सामने एक पेड़ है वहाँ पे मंडी हाउस में। अब तो बदल गया है पूरा मंडी, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा अब बिल्कुल चेंज हो गया है। तो वहाँ पे लोग बैठते थे। तो वहाँ पे जो बंदा मिला मुझे, वो एनके शर्मा जी थे। बाद में पता चला मुझे, तो उनसे ही डायरेक्ट मैं जाके पूछा कि देखिए मैं बिहार से आया हूँ और मैं नाटक करना चाहता हूँ, मुझे एनएसडी में एडमिशन लेना है। तो बस बैठाए मुझे, क्या किए हो। तो मैं बताया मैं यहाँ से हूँ, ये किया हूँ। तो बोले कि नहीं, अभी ग्रेजुएशन जाके कर लो और तुम्हारे पटना में बहुत बढ़िया नाटक होता है, कुछ नाटक का एक्सपीरियंस भी हो जाएगा तुमको, देन आके इसमें अप्लाई करना। तो मुझे अच्छा लगा। फिर मैं आया, फिर सोचा कि नहीं यार, वहाँ जाके क्यों नाटक करना, यहीं पे करते हैं। तो एसआरसी में गया था मैं, वहीं पे मंडी हाउस में जाता था मैं, अब जाना शुरू कर दिया था मैं। तो वहाँ पे एक एसआरसी में श्री राम सेंटर बगल में ही है, तो वहाँ पे कंजूस प्ले चल रहा था। तो उसका टिकट लिया मैं और जाके नाटक देखा, पहली बार नाटक देखा और ऐसा लगा कि अरे यार, इतना भव्य नाटक था, कॉमेडी प्ले था वो। मैं देखा तो मैं मतलब मुझे बिलीव नहीं हो रहा था कि ऐसा नाटक होता है क्या। हम तो गांव में नाटक किए थे, पर्दा लगा के ऐसे ऐसे पेट्रोमैक्स चाहे जनरेटर पे ऐसे करते थे हम। वहाँ देखा तो मैं अभिभूत हो गया। मैं गया स्टेज पे, बैक स्टेज जाके जब नाटक ख़त्म हुआ तो उसके डायरेक्टर से मिला। मैं बोला कि मुझे प्ले करना है आपके साथ। तो बोला कि ठीक है, कनाट प्लेस में बुलाया मुझे, ये एड्रेस दे दिया, वहाँ पे आ जाओ। तो वहाँ पे जाना शुरू किया मैं, ठीक है ना। तो वहाँ पे मैं लगभग 1 मंथ गया होऊंगा। उसके बाद दिन मैं फिर वो लोग इस सब में हम लोग को बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। ये सब बिहारियों के साथ होता है, ठीक है ना। तो वो लोग बहुत सिखाते रहे, कुछ किया मैं। उसके बाद दिन मैं सीधे मैं पटना लौट गया। पटना आया तो फिर मैं कालिदास रंगालय के बारे में पता चल गया था दिल्ली से ही, तो वहाँ जाके एडमिशन ले लिया। 2 साल का डिप्लोमा कोर्स वो लोग कराते हैं, तो वहाँ ले लिया। उसी बीच में मैं वहाँ पे प्ले कर रहा था, तो पंकज त्रिपाठी भैया मिल गए मुझे, बाहर ही मिल गए। तो वो लोग अपना एक प्ले करने जा रहे थे, वो सीनियर थे, वो पहले से कर रहे थे वहाँ पे। तो मुझे मिले, वो मेरे से आके बात किए कि एक्टर हो। हम कहे हाँ एक्टर हैं। तो नाटक करना है, तो बिल्कुल करना है, तो आ जाओ प्रेमचंद रंगशाला में। उनके ग्रुप का नाम था मंच आर्ट ग्रुप। विजय कुमार जी एनएसडी पास आउट होकर आए थे, तो उन्होंने अपना एक ग्रुप फॉर्म किया था जिसमें पंकज भैया थे। तो उनके साथ मैं
जुड़ गया और प्ले करने लगा। ठीक है, तो एक प्ले वो डायरेक्ट किए थे, जात ही पूछो साधु की। पंकज जी ने डायरेक्ट किया। हाँ, विजय तेंदुलकर जी का कॉमेडी प्ले था। तो उस प्ले को हम लोगों ने किया और उसके बाद से मैं इधर डिप्लोमा भी 2 साल का कर रहा था कालिदास से, और इनके साथ जुड़ गया। तो इनके साथ जुड़ गया तो हम लोग बहुत सारे शोज़ किए, बहुत सारे प्लेज किए, घूम घूम के पूरे इंडिया के लगभग कई शहरों में किए। हम लोग भारंगम में जाके शोज़ किए। भारंगम में हम लोग प्ले कर रहे थे तो उषा गांगुली जी, वो कलकत्ता रंगकर्मी उनका ग्रुप का नाम था, अब तो नहीं रही वो बहुत, उनसे भी सीखने को बहुत कुछ मिला मुझे। तो उन्होंने आके हम लोगों से बोला कि हमें कुछ बिहारी एक्टर चाहिए, हम आपका प्ले देख रहे थे, तो अगर आप लोग आना चाहें तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग आएँ। तो उसमें से हम 2-3 लड़के जो है ना, मतलब तैयार तो सब लोग हो गए थे क्योंकि रेपेट्री था, उसमें पैसे भी मिल रहे थे। अच्छा। तो पहली बार मुझे पैसे दिख रहे थे कि काम करूँगा और पैसे मिलेंगे, और मन का काम करूँगा। मन का काम करूँगा। तो फिर वहाँ ऐसा सिस्टम था कि आप ऐसे जाके ग्रुप ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। जैसे कि सरकारी जॉब के लिए फॉर्म फिलअप होता है, वैसे वहाँ एक फॉर्म फिलअप हुआ हमारे लिए, बाई डाक से वो कॉल लेटर आया। फिर हम गए, कलकत्ता गए, कलकत्ता जाके फिर इंटरव्यू दिए। इंटरव्यू देने के बाद फिर हम लौट के घर आ गए। तब तक गांव में हल्ला हो गया था मेरे कि अमरिंदर का सरकारी जॉब लग गया। ठीक है ना। तो उन लोगों को नहीं पता था। फिर उसके बाद से मेरा सिलेक्शन हो गया उनके यहाँ। फिर मैं कलकत्ता चला गया। मतलब यहाँ पे मैं 2.5-3 साल पटना में किया प्ले, देन मैं कलकत्ता चला गया, रेपेट्री ज्वाइन कर लिया उषा जी का, और वहाँ पे 2-2.5 साल वहाँ प्ले किया। और फिर मैं उषा जी को बोला कि दीदी, दीदी बोलते थे हम लोग, बहुत प्यारी थी, बहुत मानती थी हमको। उनका था कि नया प्ले नहीं कर रही थी वो, जितने पुराने प्लेज थे ना उसी को रिपीट करती थी, और हर प्ले में मेरे लिए एक कैरेक्टर किसी तरह से इंट्रोड्यूस कर देती वो। तो सीखने को तो बहुत कुछ मिलता था कि क्योंकि हम लोग महीने के 300 दिन शोज करते थे हम लोग। जैसे कि अपने बिहार में चाहे कहीं पे भी नाच का सट्टा होता है ना, बुलाते हैं नाचने के लिए, उस तरह का नाटक सट्टा पे जाते थे लोग वहाँ। हाँ, तो वो हम लोग घूम घूम के करते थे। तो प्लेज के अलग पैसे मिलते थे, और मंथली हम लोगों को रेपेट्री से अलग जो मिलते थे वो तो मिलते ही थे। तो इस तरह से करके वहाँ पे मुझे एक एक्सपीरियंस मिला। देन उसके बाद मैं छोड़ दिया। उषा जी से बोला कि दीदी मुझे नहीं रहना है, मुझे हीरो बनना है। वो बहुत समझाते थे कि अरे प्ले करो, तुम अच्छे एक्टर हो, कहाँ जाओगे। हम कहे दीदी नहीं, हम बचपन से यही सोच के आए हैं, हमको जाना है। हम रोने लगे उनके पास। बोले चुप हो जाओ, तुम जाओ, ठीक है तुम जाओ। तो उसके बाद से मैं NSD करने का भी लालच था मेरे अंदर कि मैं तो NSD किया ही नहीं। तो फिर घर आया, घर से आने के बाद पापा बहुत गुस्सा हुए, पैसा मिल रहा था, क्यों छोड़ के चले आए, करना चाहिए था तुमको, अब क्या करोगे। मैं बोला कि मुंबई जाऊंगा। तो बोले ठीक है तो जाओ, यहाँ क्या कर रहे हो, जाओ मुंबई। तो मैं काउंटर पे गया टिकट लेने के लिए, तो मैं मुंबई का न कटा के मैं दिल्ली का कटा लिया। पता नहीं अचानक मेरे मन में आया कि दिल्ली तो मैं प्ले किया ही नहीं, वहाँ तो जाना है मुझे। तो फिर मैं दिल्ली का टिकट कटा लिया और फिर मैं दिल्ली चला गया। दिल्ली गया, दिल्ली जाने के बाद ग्रेजुएशन मेरा अभी तक फाइनल था, वो मतलब रिजल्ट आने वाला था मेरा। तो उसके बाद से सीधे मैं वहाँ जाने के बाद रेपेट्री के लिए, रेपेट्री एक कर लिया था तो SRC रेपेट्री भर दिया, NSD रेपेट्री भर दिया, किसी में नहीं हुआ। फिर साहित्य कला परिषद रेपेट्री में मेरा हो गया, वहाँ पे दिल्ली सरकार का जो है। तो उस रेपेट्री को ज्वाइन कर लिया और उसी बीच में NSD को भरता रहा मैं। 2 अटैम्प्ट लिया, मेरा नहीं हुआ क्योंकि सतीश आनंद जी के साथ मैं प्ले कर रहा था SKP में। हाँ। उनके साथ प्ले कर रहा था, लीड कर रहा था मैं उनके प्लेज में। अब वो यहाँ पे फैकल्टी में वहीं बैठे हुए थे इंटरव्यू के समय। वो बोले तू कहाँ आ गया हो, तुम तो पैसा कमा रहे हो ना, दूसरे को आने दो। हम बोले सर मुझे सीखना है, मुझे NSD करना है।
तो बोले कि ना ना ना। उसके बाद वो जाके सेक्रेटरी से बोल दिए, सेक्रेटरी बड़ी क्लास लिया मेरा। फिर मैं छोड़ दिया और वहाँ एसकेपी करने के बाद फिर मैं 2007 के आसपास, और उसी बीच में मैं 1971 की बात किए थे ना, वो कर लिया था मैं उसी बीच में जाके। 1971 अमरिंदर जी की फिल्म है जिसमें इन्होंने मनोज बाजपेयी और बाकी मानव कौल भी थे उस फिल्म मानव में। कौल, दीपक डोबरियाल, दीपक कुमुद डोबरियाल, मिश्रा हाँ, जी, सब जी, लोग थे, सब जी। लोग थे। तो उनके साथ एक फिल्म है 1971, अच्छी फिल्म है, आप ज़रूर देखिए जी। हाँ, बहुत अच्छी फिल्म है। हाँ। तो वो फिल्म मैं तो सीख ही रहा था ना, मुझे उस तरह का नहीं था। मनोज जी थे उसमें, तो मनोज जी एक सपने से कम नहीं थे हमारे लिए। तो मुझे मौका मिल रहा था उनको देखने का, सामने से देख के सीखने का। तो इसलिए मैं चला गया, मैं पाकिस्तानी सोल्जर था उसमें, तो वो किया। उसके बाद से फिर मैं दिल्ली आ गया, दिल्ली सॉरी, मुंबई आ गया। मुंबई आ गया और मुंबई आने के बाद फुल कॉन्फिडेंस में था मैं कि मुझे काम क्यों नहीं मिलेगा, मैं तो अच्छा एक्टर हूँ, मैंने लीड किया है, मैं मुझे परफॉर्मेंस मेरा देख के लोग तालियां बजाते हैं, और लिटरली स्टेज पे रहता था तो लोग मुझे पसंद करते थे। तो एक था वो, लेकिन यहाँ आने के बाद अलग ही दुनिया। बिल्कुल ऐसा लगा कि मैं कहाँ आ गया यार, ये क्या है। हाँ। फिर स्ट्रगल शुरू हुआ और कुछ ऑफिस के बारे में कुछ पता नहीं था, कैसे क्या होता है। फिर वही फ़ोटो बनवाना शुरू किया, हार्ड कॉपी जो होता था उसके पीछे हम लोग नाम तब नंबर लिखते फोटो थे। वाला ज़माना था। हाँ, तो नाम नंबर हम लोग लिखते थे और ऑफिस टू ऑफिस जाते थे हम लोग। पैसे नहीं आ रहे थे, जो पैसा लाया था वो खर्च हो गए। फिर पापा से बोलता था कि पैसे नहीं है, पापा बोलते थे जॉब कर लो। अब मैं सेकंड ऑप्शन कुछ रखा ही नहीं था, मैं सोच के ही आया था कि मुझे नहीं रखना है, मुझे जॉब नहीं करना है, मुझे कुछ भी नहीं करना, चाहे कुछ भी हो जाए। तो मैंने कभी कोई जॉब ही नहीं किया। कितनी भी विकट समस्या हुई, जिस हालत में भी रहा, खुश रहा मैं, कभी निराश नहीं रहा हुआ कि मतलब ये। क्योंकि मैं बहुत सारे इंटरव्यूज़ सेलिब्रिटियों का, क्योंकि सबके साथ हुआ है, सबके साथ हुआ है। कोई भी आया है ऐसी जगह पे और ऐसी चीज़, ऐसे सपने लेकर आप आए हैं कि उससे बड़ा क्या है, बिल्कुल। जिसमें नेम है, फेम है, नेम फेम पैसे, रातों रात अब क्या से क्या हो जाते हैं। और काम वैसा है जो आपको पसंद है। और जो काम मैं करना चाहता हूँ वही करने आया हूँ। तो कभी बैठ के ऐसे नहीं कि निराश हो गया, लो कभी ऐसा फील नहीं हुआ? नहीं, फुल एनर्जी के साथ उठता था। बिहारी आदमी हाँ, उठते ही खाना पहले बनाता था, हाँ। जो भी था उसको बनाया। हाँ, बाकी लड़के सोए हुए हैं, दोस्त यार 4-5 लड़के रहते थे, हम लोग दिल्ली से आए थे, वो सोए हुए हैं, हम अपना उठे, चाहे रात में ही हम थोड़ा ज़्यादा बना लेते थे हाँ, कि ये सब तो खाएगा नहीं, हम उसी को गर्म करके खा के निकलते थे, ठीक है। हाँ, तो ऐसे करके अपना खा के फिर निकलता था मैं। हाँ। और ज़्यादातर ये होता था कि पैदल ज़्यादा घूमते थे, कुछ पैसे बच जाए, हाँ, ठीक है। तो उसमें हमको वो नहीं था, जिम ज्वाइन कर लिए थे, आते ही पहले जिम ज्वाइन किए, जिम में मन नहीं लगता था, हाँ। वो छोड़ दिए। हाँ। तो ऐसे करके मैं भागता था, खूब भागता था, लेकिन सही जगह नहीं मिलता था, कोई मिलता ही नहीं था कि किससे बोलूँ मैं। तो पहला ऑडिशन कैसा, मतलब कहाँ आपने पहला ऑडिशन दिया और क्या अनुभव था उस पहले ऑडिशन का? पहला ऑडिशन मेरा गजब का था। हाँ, इंग्लिश मेरी तंग, हाँ, ठीक है। एक ऐड का ऑडिशन था, हाँ, कॉन्फिडेंस गजब था मेरे अंदर, हाँ, ठीक है ना। हाँ। आज भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बीच में लैक हुआ है, अच्छा। हुआ था, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ वो एक था, फेज आता है। किया जाता है। तो एक ऐड का ऑडिशन था और वो था टूथपेस्ट का था शायद, कुछ ऐसा, मुझे ऐसा लगा, इंग्लिश में था। हाँ, और मुझे दिया सर, बोल लूँगा मैं, ठीक है। क्या मैं रट उठ के बोल दिया मैं, हाँ, मेहनत करना पड़ा उसको, पहला था। और उसके बाद से उसमें नहीं हुआ, मेरा अच्छा नहीं हुआ था। वो मुझे लगा कि मैं बोल दिया इंग्लिश, ये मेरे लिए बड़ी बात थी। हाँ, हाँ। हाँ, ये मेरे लिए बड़ी मतलब वो बात अपनी जीत थी। थी, जीत थी कि मैं इसको बोल के दिखाऊंगा, ठीक है ना। तो मेरी जीत थी।
हुआ नहीं, होना भी नहीं चाहिए था। हाँ, मैंने परफॉर्म अच्छा नहीं किया था। तो वो एक पहला ऐड का था और उसके बाद से ऑडिशन मिलते कहाँ थे हम लोग। हाँ। पहला सक्सेसफुल ऑडिशन कौन सा था सक्सेसफुल जिसको आपने क्रैक किया? एक राउंड किया था मैं, हाँ, तो मणिरत्नम सर का, जी। तो उसका मैं ऑडिशन दिया था। तो कहाँ दिया ये ऑडिशन आपने? ये कुबेर बिल्डिंग में चल अच्छा। रहा था, कुबेर में, वहाँ पे दिया था मैं। तो देने के बाद मेरे पास कॉल आ गया था, तो मुझे लगा कि कोई बढ़िया कैरेक्टर मिलने वाला है, लेकिन कैरेक्टर कुछ बढ़िया नहीं था। वो लोग ऐसे छोटे मोटे कैरेक्टर के लिए भी अच्छे एक्टर ढूंढ रहे थे। मणिरत्नम सर का एक फ्रेम में भी अगर खड़ा भी है तो वो एक्टर चाहिए, किसी को नहीं खड़ा कर देना। हाँ, वो किसी को मणिरत्नम जी की परफेक्शन भी उसी लेवल की है। हाँ, तो वो उस तरह का था। तो मैं उसमें अभिषेक बच्चन का दोस्त का कैरेक्टर प्ले किया था। ये था। अब बात करते हैं भैया जी की। भैया जी, तो भैया जी का कैसे रहा? क्या क्या तैयारी थी और कैसे एंट्री हुई? क्या उसकी क्या कोई ऑडिशन हुआ या कोई मतलब काम देख के किसी ने बोला? किस तरह से उसका क्या जर्नी रहा, पूरा भैया जी की जर्नी? भैया जी की जर्नी, मैं मनोज सर के साथ जोरम कर चुका था। हाँ जी। जोरम किया था। तो मनोज जी को एज एन एक्टर मैं अच्छा लगा, मतलब वो मुझे अप्रिसिएट किए। तो जोरम चर्चा वो कई बार कर भी चुके हैं मेरे को लेके के। जी, अरे बिल्कुल। हाँ, तो उसके बाद भैया जी के बारे में मुझे पता चला, शिवम गुप्ता कास्टिंग डायरेक्टर जो है, तो उसको मैं मैसेज किया कि भाई मैं करना चाहता हूँ। तो देन बात वहाँ तक पहुँची। तो एक कहीं ना कहीं से इसके पीछे मनोज सर का एक हाथ रहा है। हाँ, उन्होंने रेकमेंड किया मुझे कि अमरेंद्र को ले लो। तो फिर शिवम गुप्ता का कॉल आया मेरे पास। तो फिर मैं ऑडिशन हुआ उसका, ऐसे कि नहीं हुआ, ऑडिशन हुआ, लेकिन हाँ, मतलब तरह से एक मेरा- जब आपने ऑलरेडी जोरम में मनोज जी के साथ स्क्रीन शेयर किया हाँ। साथ में, तो एक एक्टर का जो वो होता है कि ठीक है आपके साथ काम किया, उनको पता है कि आपका क्या स्ट्रेंथ है, क्या स्किल है, क्या क्राफ्ट है अभिनय को लेके। हाँ, तो हाँ। वो एक सॉफ्ट कॉर्नर कहीं ना कहीं रहा। हाँ बिल्कुल, वो रहता भी है, क्योंकि आप एक एक्टर के कैलिबर को जान जाते हैं बिल्कुल कि ये कर सकता है, जी। और आप उसके साथ कंफर्ट जोन में होते हैं। ठीक है ना। अब मेरे साथ हमेशा रहा है कि मैं सेट पे जब भी गया हूँ, किसी भी सेट पे, तो एक बड़ी पोलाइट रहता हूँ। और अगर कुछ किसी एडीज से या किसी प्रोडक्शन से कुछ भी मिस्टेक हो जाता है, तो मैं उसको हवा नहीं बनाता हूँ नहीं। कभी। मैं समझता हूँ कि हो सकता है, ऐसा क्यों नहीं, तो मैं मैनेज करने की कोशिश करता हूँ। तो वही था, भैया जी मतलब मुझे मिली और मैं कुछ पूछा भी नहीं कि क्या है। जब मुझे बुलाया गया कॉस्ट्यूम ट्रायल के लिए, तो मिला, मैं सर से मिला, मनोज सर से मिला, डायरेक्टर से मिला। तो हमको बताया कि ऐसा ऐसा है, ये करना है, आपका इस तरह का कैरेक्टर है। उन्होंने लुक डिसाइड किया। उससे पहले मैं छोड़ दिया था अपने आप को, मतलब कोई कैरेक्टर मिलता है तो मुझे भी लग जाता है कि इस कैरेक्टर की क्या क्या डिमांड हो सकती है लुक वाइज, या जिस तरह की जो भी है, तो मैं छोड़ देता हूँ। कई ऑप्शन होते हैं, तो वो लोग डिसाइड करें, मैं अपने से लुक क्रिएट ना करूं, या अपने से मैं पहले से डिसाइड नहीं कर लूं कि मैं ऐसा ही करूंगा। तो ये मैं प्रिपेयर कर लेता हूं अपने आप को, किसी एक चीज़ पे फोकस नहीं करना है। तो मैं ऐसे ही अपना सब कुछ छोड़ दिया था। तो उन लोगों ने डिसाइड किया कि नहीं, ये ठीक लग रहा है, थोड़ा सा दाढ़ी बड़ा है तो इसको ट्रिम कर दो, शेप में कर दे। शेप कर दें, यहाँ ये रहेगा, कान का ये, तो सारी चीज़ें उन लोगों ने डिसाइड किया। तो उसको मैं अपना वो, जोरम में भी वही था। जोरम में तो मेरा नाखून इतना बड़ा हो गया था। हाँ, सब छोड़ दिया था। कान का ये यहाँ बाल होता है ना, ये बाल इतने बड़े हो गए थे। दाढ़ी उड़ी सब ऐसे छोड़ दिया था। हाँ, ये सीने का बाल सब ऐसे ही छोड़ दिया था, मतलब सब ऐसे ही छोड़ दिया था कि आदिवासी हाँ, बैकग्राउंड बैकड्रॉप का है,
वो डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। हाँ तो ऐसे मतलब मेरा प्रोसेस रहा है, मतलब लुक को लेके। जी अब बाकी तो कैरेक्टर को लेके तो वो मैं डायरेक्टर पे छोड़ देता हूँ, तुम भी तो डायरेक्टर हो ना। हाँ ठीक है, तो डायरेक्टर पे मैं छोड़ देता हूँ, जी क्योंकि जैसे मेरे पास कोई स्क्रिप्ट आया मेरे कैरेक्टर को लेके कि ये आपकी स्क्रिप्ट है, तो जो पहला थॉट आता है ना उस कैरेक्टर को लेके, वो सबका होता है। वो किसी को दिया जाएगा तो वो थॉट आता है, क्योंकि सब कॉन्शस में वो चीज़ें आप कहीं ना कहीं आपके आसपास देखे हुए होते हैं, वो हावी होता है। तो मैं छोड़ देता हूँ डायरेक्टर पे, राइटर पे, कि जब पहला स्केच किया होगा डायरेक्टर या राइटर, तो उसके दिमाग में ये आया होगा, इसको इरेज किया होगा, फिर सोचा होगा कि नहीं ये हो सकता है कि किसी न किसी फिल्म में या किसी चीज़ में कॉपी हो सकता है। वो उससे बेहतर, उससे अलग कितने ड्राफ्ट के बाद उस कैरेक्टर को एक खड़ा किया होगा, एक कैरेक्टर को बनाया होगा। तो मैं उस पे छोड़ता हूँ। लेकिन जो आता है तो मैं तो करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन डायरेक्टर और राइटर का जो रिसर्च होता होगा, जी एक बार में तो नहीं होता होगा, जी कई ड्राफ्ट में होता होगा, जी तो तुम खुद ही बिल्कुल बिल्कुल तो इस तरह का रहता है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि चीज़ें उनके ऊपर छोड़ दूँ। और ये बड़ा सही भी है ये प्रोसेस, मुझे भी एज ए डायरेक्टर एज ए राइटर बड़ा पसंद है। मैंने संजय मिश्रा जी को भी कहीं कहीं ये कहते सुना है कि वो पूरी तरह से एक दुल्हन की तरह डायरेक्टर को अपने अपने आप को डायरेक्टर पर छोड़ देते हैं कि भाई आपको जो पहनाना है पहना दीजिए, जो श्रृंगार करना है कर दीजिए, जो खिलाना है खिला दीजिए, जो जैसे करना है कर दीजिए, हम अब पूरी तरह से आपके हो गए। बिल्कुल, क्योंकि एक डायरेक्टर एक राइटर वो पूरा खाका पूरा स्ट्रक्चर है उसके पास, बस मेरे किरदार के अलावा, मतलब पर्टिकुलर किसी एक किरदार के अलावा। मैं गया मैं कभी भी पैंट जो मिला, शर्ट जो मिला, मेकअप कैसा हुआ है देखता हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं उस पर ध्यान नहीं देता, लेकिन जहाँ भी थोड़ा किचकिच होता है कि सर थोड़ा ये हो गया, हम इससे मुझे लेना ही देना नहीं है, तो मुझे क्या पहना रहे हो वो आपकी हेडेक है, मुझे परफॉर्म क्या करना है उसमें मैं फोकस कर रहा हूँ। बाकी चीज़ें आप देखिए, ठीक है ना, बाकी मैनेज हो जाए तो कर लो, नहीं तो ठीक है। तो इस तरह का रहा है मेरा मतलब सेट में। मैं कपड़े पे मेकअप पे ध्यान ही नहीं जाता है मेरा, कभी नहीं गया कि मुझे क्या पहना लो, आपने डिसाइड किया वो पहनाओ। क्योंकि आमतौर पे क्या होता है ना कि आपका मेजरमेंट हो जाता है और वहाँ जाने के बाद चीज़ें कुछ और होती है। हाँ। मोस्टली बड़ी बड़ी फिल्मों की बात बोल रहा हूँ, मेरा कमर अगर 28 से 30 है, वहाँ मेरे पास 34 आ रहा है। अरे यार तुम मेजरमेंट कैसे किए थे? तो मैं कई बार क्या किया हूँ कि अपना बेल्ट लेके या रस्सी ऐसे बांध के ऐसे, अब मैं सेट पे गया हूँ क्योंकि टाइम नहीं है आपके पास। अब वो बोला है कि सर प्लीज़ कैसे क्या करें, तो मैं मैनेज किया हूँ, लिटरली मैं मैनेज करता रहा हूँ और ऐसे बांध दिया हूँ, इसको ढक रहा हूँ कि दिखे नहीं। मतलब खुद को फिल्म का हिस्सा बना लेना। हाँ। और फिल्म के साथ साथ प्रोडक्शन का भी हिस्सा बना हाँ। लेना, मतलब वो पूरा जो एक फिल्म बनने का पूरा प्रोसेस होता है, बिल्कुल उससे अलग नहीं रखना है खुद अलग को। नहीं रखना। बहुत 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 खूबसूरत चीज़ है। तो अब मनोज बाजपेयी जी को मटन भात कब खिला रहे हैं? वो अक्सर बोलते रहते हैं। अक्सर नहीं, एक ही बार हाँ बोले भाई, हैं यार। मतलब उनकी इंटरव्यू में मैंने देखा। हाँ। हाँ तो कब हो रहा है? मटन भात उनको बहुत बार खिला चुका हूँ भैया जी के सेट पे, लेकिन उनके पास टाइम नहीं है ना। हाँ हाँ, उन्होंने कहा कि वो बुलाते रहते हैं और मेरे पास अभी उनसे मिलने का उनके पास नहीं मिल टाइम पा ही रहा नहीं है ना, वो हाँ। बहुत बिजी हैं, अभी लंदन गए हुए हैं, अच्छा। फिर आएंगे तो फिर कहीं और चले जाएंगे, तो इस तरह का व्यस्त तो है ही वो। आपकी तैयारी क्या है आगे? अभी क्या प्लानिंग है, क्या कुछ तैयारी है? आगे क्या, मुझे काम करते रहना है, अच्छे से अच्छा काम कोई करूँ मैं। आगे के प्रोजेक्ट्स कुछ? आगे के प्रोजेक्ट्स कुछ किया हूँ, एक ऑर्बिट सिनेमा है, मुनुरेन है, अच्छी फिल्म है, वो आने वाली है। जी एक कोविड स्टोरी किया हूँ ऋचा चड्ढा के साथ, जिसमें छोटा ही कैरेक्टर है लेकिन अच्छा है, जी। वो है। इमरजेंसी भी किया हूँ, अच्छा उसमें भी छोटा ही कैरेक्टर। ये सारे जोरम से पहले की फिल्में हैं। अच्छा। हाँ, नहीं ये मुनुरेन जोरम के बाद की है। जी तो इस तरह से है। एक मैं म्यूज़िक वीडियो किया हूँ रसप्रिया, तो वो उसको लेके आने वाला हूँ, तुरंत लेके आऊँगा। तो उसको मैंने खुद ही डायरेक्ट किया है, एक्ट किया है, सिंगिंग किया है, सब कुछ किया है मैंने।
तो वो अच्छी बन गई है। अच्छा, हाँ, बढ़िया तो उसके बढ़िया। स्क्रीनिंग करेंगे हाँ, तो बुलाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल हाँ। हम म्यूज़िक वीडियो से याद आया कि इनकी कोविड के बाद इनका एक लिखा हुआ और गाया हुआ एक गाना आया था, बटोही, जो कि बहुत ज़्यादा वायरल हुआ, बहुत ज़्यादा लोगों ने देखा है, बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स ने अपने चैनल पे उसको टेलीकास्ट किया है, रवीश कुमार ने भी अपने न्यूज़ चैनल पे उसको टेलीकास्ट किया, और बहुत सुंदर गाना है वो, जो पलायन कर रहे मज़दूरों और उन लोगों के बारे में है जो कोविड की वजह से उनको जहाँ भी वो अपने गांव देश को छोड़ के बाहर रहते थे वहाँ से उनको वापस जाना पड़ा, उस गाने का, वो गाना भी भैया ने किया है जी। और ये है रेणु जी की कहानी पे है। हाँ फणीश्वरनाथ रेणु जी हाँ। बिहार के बड़े राइटर थे, मतलब सब लोग जानते हैं। उनकी कहानी पे मारे गए गुलफाम, हाँ तीसरी कसम बनी थी हाँ 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 राज कपूर जी को हाँ लेकर। हाँ हाँ, उसमें गाना था चिट्ठिया हो तो हर कोई बाचे, कोई बाचे, भाग हाँ। न बाचे कोई। हाँ तो उन्हीं की कहानी है रसप्रिया। बहुत 1959 में लिखी गई थी उसका। तो मैं कोशिश किया हूँ कि उसको थोड़ा सा, मैं उसके लव पार्ट को दिखा रहा हूँ। अच्छा जो कैरेक्टर जो है उसमें। अच्छा हाँ, तो मैंने प्रेरित होके किया हूँ। अब पूरी कहानी तो मैं म्यूज़िक वीडियो में दिखा नहीं सकता जी हूँ, तो प्रेरित होके है, और मुझे लगता है कि पसंद आएगी लोगों को। जी, हाँ, बहुत पसंद आएगी। बहुत अच्छा। हाँ, ये भी अच्छी है। और कुछ और कुछ सब बढ़िया है। ख़त्म करें इस पे? खत्म कर दे, बहुत नहीं चलिए हो गया। चलिए चलिए। लंबी तो बातचीत हो गई। ये हैं अमरिंदर शर्मा, जिन्हें आप बहुत सारी फिल्मों में देखते रहे हैं और आगे भी इनके बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो आपको देखने को मिलेगा। ऐसे ही एक एक करके पड़ाव दर पड़ाव हम आपको अलग अलग कलाकारों से मिलाते रहेंगे और उनकी ज़िंदगी में हल्का सा थोड़ा सा खिड़की खोल के झांकने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद अमरीश जी हमारे चैनल पे आने के लिए, और हमारे दर्शकों से अगर आप कुछ कहना चाहें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, और आप इनसे आप अपना कमिटमेंट इनको कुछ देना चाहें इनको एंटरटेन करने के लिए। क्या चैनल का क्या नाम है? सिनेमा मेरी माँ। अनुराग की सिनेमा मेरी माँ। अनुराग बहुत अच्छे डायरेक्टर भी हैं, और जिस तरह से ये हमारे साथ बैठ के हम लोग बातचीत कर रहे थे तो मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा था। हाँ, मुझे तो सिनेमा मेरी माँ जी, सिनेमा मेरी माँ को सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग। और एंटरटेनमेंट तो है ही, और ये बहुत सारे रिव्यूज़ वगैरह देते रहते हैं फिल्मों का, सीरीज़ का, वो इंटरेस्टिंग होता है, उसको देखिए आप लोग। और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक शेयर और कमेंट, लाइक शेयर कमेंट्स वगैरह सब कुछ कर दीजिए, ठीक है। बाकी भैया जी अभी रिलीज़ हुई है, देखते रहिए जाके, और बहुत सारा प्यार दीजिए हम लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।